हरियाणा पुलिस के सबसे बड़े बॉस यानी कि सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भिवानी की मनीषा के ऊपर बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं। एक ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां पर उन्होंने अपने मन मुताबिक हर एक जवाब दिया, लेकिन जो रिपोर्टर्स और जो तमाम लोगों के सवाल थे उसके जवाब अच्छे तरीके से डीजीपी साहब नहीं दे पाए। लेकिन उन्होंने बार बार यह कहा कि देखिए, हमने तो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की, लेकिन अब आगे की जो भी सवाल या जवाब होंगे वो सीबीआई ही दे पाएगी। बिल्कुल अनकट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके लिए हम इस वीडियो के अंत में लगा देंगे ताकि आप भी सुने और समझे कि हरियाणा पुलिस ने किस तरीके से भिवानी की मनीषा के ऊपर जो उन्होंने कार्रवाई की और जिस तरीके से जो उन्हीं के लड़कों ने, कुछ जो कांस्टेबल्स थे, मैं नाम लेकर आज इस डिकोडिंग क्राइम में बताऊंगा कि वो उन अफसरों का नाम क्या है और कौन कौन लोग जिम्मेवार थे जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। लेकिन खैर, जो डीजीपी साहब है वो कह रहे कि सीबीआई बहुत सारी बातें बताएगी। उन्होंने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की और कहा कि हमने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन सवाल तो सवाल ही है जिसके जवाब तो हरियाणा पुलिस नहीं दे पाई। लेकिन हरियाणा पुलिस वहां पर अपनी कहानी बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। वहां पर लॉरेंस बिश्नोई ने एक तरीके से फेसबुक पर पोस्ट जारी कर ऐलान कर दिया कि मनीषा को इंसाफ मिलेगा। अगर सरकार और पुलिस से काम नहीं हो पा रहा तो इंसाफ दिलवाने का काम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई करेगा भिवानी के मनीषा के लिए। ये बहुत बड़ी अपडेट है और इसलिए अपडेट है कि इसमें सीधे तौर पर एक गैंगस्टर ये कह रहा है कि पुलिस वाले अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्हें सामने आकर उन लोगों को इंसाफ दिलवाना पड़ेगा। और ये जो बातें हो रही हैं इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जिसे इस डिकोडिंग क्राइम में आपके साथ हम साझा जरूर करेंगे। लेकिन बहुत सी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कही गई हैं, हम सवाल खड़े जरूर करेंगे, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुनिएगा जहां पर जो डीजीपी साहब कहते हैं कि जब उन्हें पहली बार इंफॉर्मेशन मिलता है जिसमें कहा जाता है कि 4 कुत्ते लाश को नोच रहे थे, जब वो जो किसान था उसे भगाता है तो वहां पर फिर भी 1 या 2 कुत्ते मौजूद थे। लेकिन ये जो सवाल था उस के जवाब में जब पूछा गया कि क्या वहां पर किसी कुत्तों के पैर के निशान मिले हैं, तो ये जो सवाल थे इसके पीछे जो पुलिस थी अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाई है। हम हर एक सवाल पूछेंगे हरियाणा पुलिस से और अब तो शायद मुझे लगता ही नहीं कि वो जवाब मिलेगा, क्योंकि अब सारा मामला सीबीआई के हाथ में पहुंच चुका है। क्या क्या वो सवाल हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारीक सी बारीक डिटेल आज आपके साथ इस डिकोडिंग क्राइम में हम साझा करेंगे। देखिए, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में दीपक बात कर रहे हैं और जिसे हम इस वीडियो के अंत में लगाएंगे भी, उसको जब आप सुनेंगे तो आपके जहन में ऐसे क्या सवाल आते हैं कि ऐसे कौन से सवाल थे जिसके जवाब हरियाणा पुलिस ने नहीं दिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर हम कुछ बातें आपको बताते हैं। देखिए, पुलिस कई सारे जवाब दे रही है। पुलिस पर आरोप लगाया गया कि मनीषा केस का जो पूरा हत्याकांड था या जो भी वो केस है उसकी सही तरीके से जांच नहीं की गई। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप ध्यान से सुनिएगा और ये समझिएगा कि पुलिस ने जवाब तो ज़रूर दिए हैं, लेकिन घुमा फिरा के अपने मन मुताबिक जवाब दिए हैं। जो उनको देना है सिर्फ वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ना कि पोस्टमार्टम की बात की गई, ना पुलिस ने ये बताया कि पहले वाले जो पुलिसकर्मी थे उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया, क्या उनकी गलती थी। एक शीशी जो बार बार पूछी जा रही है कि क्या कीटनाशक की शीशी आपको मिली, उस पर भी पुलिस ने गोल गोल घुमाकर जवाब दिया। और तो और कई सारे सवाल थे जैसे कि जो आम जनता के द्वारा उठाए जा रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर जो परिवार है वो भी उठा रहा है कि जब बच्ची मिली, जो लड़की मिली, तो उसके जो कपड़े थे वो अस्त व्यस्त थे, उसका नारा खुला हुआ था सलवार का, एग्रेशन के मार्क थे। तो इन सब का जवाब हरियाणा पुलिस ने क्यों नहीं दिया? हम उन सवालों की बात करेंगे, हम बताएंगे पुलिस ने कैसे एक तरीके से गोलमोल जवाब दिए। लेकिन अभी आपको एक पोस्ट में दिखा रही हूँ, ये गोल्डी ढिल्लन के पेज से पोस्ट किया गया है। ये वही गैंगस्टर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ रहते हैं और तमाम तरीके जो हत्याकांड होते हैं, जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती है, उसके बाद ये फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इसमें अगर आप सेकंड पैराग्राफ पर आएंगे तो आप एक चीज़ों को पढ़िए, लिखा है वार्निंग। जो ये लोहारू भिवानी केस के बारे में बात हो रही है। हरियाणा में बहन मनीषा स्वामी की बर्बरता से हत्या हुई है, या तो पुलिस और गवर्नमेंट इंसाफ दे, नहीं तो बहन मनीषा को हम इंसाफ दिलाएंगे, चाहे गलती में कोई भी पावरफुल आदमी हो।
अब आप सोचिए, ये पोस्ट किया गया है लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से, गोल्डी ढिल्लन के पेज से, और साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि अगर सीबीआई और पुलिस वाले मनीषा को इंसाफ नहीं दिला सकते तो हम अपने तरीके से इंसाफ दिलाएंगे। तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई, सोचिए पुलिस इस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि एक गैंगस्टर का जो पेज है, गैंगस्टर के जो लोग हैं, जो उसके चेले चपाटे हैं, वो इस तरह से एक पोस्ट जारी करके बता रहे हैं। इसमें बाकी ऊपर कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई, जिसमें लिखा है जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को, और साथ ही साथ सोनू छाटा की एक हत्या हुई थी जिसकी जिम्मेवारी जो गोल्डी ढिल्लन है और जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है वो ले रहा है, और पूरी बातें बताई गई हैं कि क्यों मारा गया। एक सरपंच से इन लोग की लड़ाई चल रही थी, उसका बदला लेने के लिए ये मर्डर किया गया। उसके बाद मनीषा का जिक्र किया गया है और साथ में एक हैशटैग लगाया गया है जिसमें लिखा है जस्टिस फॉर सिस्टर मनीषा स्वामी। इसके बाद लिखा है RIP अंकित भाड़ू शारेवाला। इसके बाद लिखा है जितेंद्र गोगी, मान ग्रुप, काला राणा, आरजू बिश्नोई, शुभम लोंगकर, साहिल दुहान और अमृतपाल गुज्जर, ये सारे नाम लिखे गए हैं और साफ तौर पे कह दिया गया है कि अगर कोई बदला नहीं ले पा रहा, कोई कातिल को नहीं ढूंढ पा रहा, तो मनीषा के कातिलों को अब लॉरेंस गैंग ढूंढेगा। वो जिम्मेदारी लेगा कि चाहे गद्दी पर कोई भी बैठा हो, कोई भी प्रशासन में हो, लेकिन मनीषा के हत्यारों से बदला लिया जाएगा, ऐसा एक गैंगस्टर की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब आते हैं फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि देखिए उन्हें कुछ शीशी मिली है और उसकी जांच चल रही है। अभी वो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो शीशी मनीषा केस से रिलेटेड है या फिर नहीं। अब सोचिए, इतने दिन से आप जांच कर रहे हो, आपको अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो शीशी उससे रिलेटेड है कि नहीं, जबकि आपको पता है कि आम जन आप पर सवाल उठा रहा है, आप पर उंगली खड़ी कर रहा है, आपको बोल रहा है कि आपने अब तक फ़ोन नहीं ढूंढा, आपने अब तक शीशी नहीं ढूंढी, और आपको एक चीज़ मिली है तो कम से कम आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या वो शीशी मनीषा केस के से रिलेटेड है। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बोल देते हो कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा फ़ोन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर आपके पास फ़ोन है, अगर आपके पास सच में मनीषा का फ़ोन है, आपने बहुत सारी डिटेल उससे निकाली हैं, तो आपको खुद आकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, कहना चाहिए था कि आपके पास मनीषा का फ़ोन है। लेकिन आपने उससे रिलेटेड कोई जवाब दिया ही नहीं। जब आपसे रिपोर्टर्स पूछते भी हैं तो आप साफ तौर पे कह देते हैं कि अब तो जवाब आपको CBI ही देगी, इस तरह से आप जवाब देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं कि आप सोचिए, कई सारे जो एडवोकेट हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर दावा किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि एग्रेशन के मार्क हैं सलवार पर। तो अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस को पूरा केस अच्छे से पता ही है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? पोस्टमार्टम को लेके एक भी बार पुलिस ने मुंह क्यों नहीं खोला? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था? जिस तरह से बातें कही जा रही, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग थी, दूसरी अलग थी, अब तीसरी हुई है, तो आप बता सकते थे पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या था? क्यों जो लोग हैं वो इस तरह से सवाल उठा रहे हैं? आपको बताना चाहिए था कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच क्या है, या आपकी तरफ से अगर आप सफाई देने आए हो तो सारी बातें तो रखनी चाहिए थी। लेकिन आपने अपने मन मुताबिक जो चीज़ें आपके पास थी, जो कुछ चीज़ें थी, उसके बारे में आपने कहानी कह दी। लेकिन जो असली सवाल हैं, जो लोग पूछ रहे हैं, जो उनके मन में संशय है, जो मनीषा के परिवार के मन में शक पैदा हुआ है, उसके आधार पर आपने कोई ऐसी चीज़ कही ही नहीं, आपने बताया नहीं कि आपके पास लड़की का फ़ोन है कि नहीं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सवालों की बात की जा रही है तो कुछ और सवाल हैं जो तमाम तरीके के मीडिया रिपोर्ट्स में, चाहे वो न्यूज़ 18 हो, इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया हो, पोस्टमार्टम को लेके बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं। अब उन सवालों को मैं आपको बताऊं तो देखिए, जो एक न्यूज़ आर्टिकल है उसको जो हम देख रहे थे तो उसमें कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया था कि लड़की का सलवार फटा हुआ था और शरीर पर चोट के निशान थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया था कि जब 13 अगस्त को पुलिस ने सारी निगरानी की, उसकी बॉडी को अपने अंडर लिया और फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो उसमें दिखा था कि शायद जो लड़की है उसका सलवार फटा हुआ है, और तो और उसमें संघर्ष करने की बात भी सामने आई थी, यानी मरने से पहले संघर्ष किए गए हैं, इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन बाद में वो चीज़ें बदल कैसे जाती हैं, इसका जवाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल नहीं दिया गया, और पुलिस ने खुद से भी मुनासिब नहीं समझा कि वो इस बात पर कोई जवाब दे दें। और वहीं अगर दूसरी पोस्टमार्टम की बात करें तो उसके अंदर सीधे कीटनाशक की बात आ गई, बाकी कोई बात आई ही नहीं। ये आप एक आर्टिकल देख रहे हैं, देखिए इसमें साफ तौर पर चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि दूसरा जो पोस्टमार्टम हुआ और उसमें जो रिपोर्ट आई वो भी शक के घेरे में आ गई, क्योंकि इनका कहना था कि जब लैब में सारे टेस्ट भेजे गए, जो नमूने थे वो भेजे गए, तो सीधे सीधे जहर की बात आ गई। लेकिन पहली नज़र में जो सलवार वाली बात आई थी, ये कहा गया कि एग्रेशन के मार्क्स हैं, उन पर कोई बात हुई ही नहीं दूसरी बार में, और पुलिस ने भी इस चीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा एक और आर्टिकल मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। इसमें साफ तौर पे एक डॉक्टर के हवाले से लिखा गया है कि जब लड़की की बॉडी मिली और उसको देखा गया तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी पर लाल होने के कुछ मार्क थे, या ऐसा लग रहा था चोट लगी है उससे। अब
उन डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब कोई बॉडी जिंदा होती है और तब उसके साथ कोई संघर्ष हो रहा हो, कोई लड़ाई हो रही हो और तब कोई चोट लगती है तो वो मार्क होती है। मरने के बाद अगर कुछ भी होगा तो उस जगह पर लाल रंग का निशान नहीं आएगा, चोटिल जैसे जैसे लाल रंग का घाव हो जाता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, वो नहीं होगा। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि एक डॉक्टर के हवाले से कि घाव के पास लाल होना यानी कि जिंदा रहने पर अटैक हुआ। अब इसको मैं एग्जैक्ट बताऊं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज है कि पुलिस ने डॉक्टरों को सूचित किया था कि उनकी प्रारंभिक धारणा यानी कि पहली जो जांच की गई, पहली बार जो देखा गया, उसमें ये बात आई है कि उसका शायद उत्पीड़न हुआ है और उसका गला काटा गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि लड़की ने पीले रंग का सलवार पहना था जो आगे के ऊपरी हिस्से में फटा हुआ पाया गया और नारा यानी कि डोरी खुला हुआ था। साथ ही चोट के निशान भी मिले थे। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि घाव के किनारे का लाल होना ये दर्शाता है कि घाव जीवित रहते हुए लगे हैं। तो ये भी बहुत ऐसे सवाल हैं जो अभी भी इनका जवाब नहीं मिला है, अभी भी पता नहीं चला कि ये सच है या क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या है और पुलिस ने ना जाने क्यों इन बातों का कोई जवाब दिया ही नहीं। हालांकि इन सभी सवालों के जवाब में पुलिस ने एक शीशी को लेकर जवाब जरूर दे दिया। उन्होंने कहा है कि हमें कुछ वहाँ पर एक बॉटल जैसी ज़रूर चीज़ मिली थी जिसका हमने जो बैच नंबर होता है वो लिया है और दुकान पर, जिस दुकान पर वो बनाई जाती है उसके बैच नंबर से मिलान की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वही कीटनाशक की शीशी है, क्या ये मनीषा ने खरीदी थी। इस बात की जाँच पुलिस कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ सवाल ज़रूर पैदा होते हैं। जैसा कि पुलिस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जो मालिक था खेत का, वो जिक्र करता है कि कुत्ते खा रहे थे और हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि लाश को कुत्ते खा रहे थे, तब हमने उस बॉडी को इस हालत में देखा। लेकिन अगर मनीषा का जो शव था वो बाजरे के खेत में पड़ा हुआ था, मौसम भी आप जानते हैं कैसा हो रहा है, खेत भी है तो गीला भी होगा, तो ऐसे में अगर उस बॉडी को कुत्ते नोचकर खा रहे थे और जैसे आप लोग पहुंचे कुत्ते भागे भी होंगे, तो क्या उस गीली मिट्टी पर कुत्तों के पंजे के निशान बने? अगर बने तो उसका प्रूफ कहाँ है, वो चीज़ें कहाँ हैं? आपने फोटोग्राफ ली होगी, फॉरेंसिक वाले भी आए होंगे, उन्होंने भी देखा होगा, तो आखिर वो पंजों के निशान मिले कि नहीं मिले, इसका जवाब देना रह ही गया। इसके अलावा कई लोगों ने कहा और परिवार के बहुत से लोगों का कहना है, उनके मामा ने भी दावा किया था, पिता ने भी ये चीज़ें कही थी कि मनीषा की जब बॉडी मिली तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, यानी कि उस बच्ची का जो कपड़े थे वो कहीं शरीर पर इधर उधर पड़े हुए थे। तो ऐसे में परिवार को लगा कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके साथ रेप किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया। तो पुलिस ने इसको लेकर भी कोई जवाब नहीं दिया कि जब पहली बार बॉडी देखी गई तो उसकी हालत कैसी थी। साथ ही साथ ये भी बातें सामने आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ें कही गई हैं, ऐसा बताया गया, परिवार भी इन चीज़ों को कह रहा है कि जब बॉडी मिली उस लड़की की और रिपोर्ट जो आई उसमें लिखा गया कि काफ़ी मिट्टी थी उसके शरीर में, उसके हाथ गल गए थे, मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। लेकिन जब बॉडी देखी गई तो कहा गया था कि कपड़े थे लेकिन अस्त व्यस्त थे। तो ऐसे में जब शरीर पर कपड़े भी थे, भले वो अस्त व्यस्त हो, तो इतनी ज़्यादा मिट्टी जो शरीर है, जो बॉडी है, उसके अंदर कैसे चली गई, ये भी सवाल बनता है। इसके अलावा बहुत सारे, जो हमने आपसे कल भी बहुत सारी बातें कही थी कि सबसे अहम सवाल अब भी उठ रहा है कि फ़ोन कहाँ पर है, क्या सच में पुलिस को फ़ोन मिल गया है या नहीं मिला है? अगर फ़ोन मिल गया है तो पुलिस ने उससे कॉल डिटेल निकाली होगी, बाकी सारी चीज़ें भी निकाली होंगी, चैट्स भी देखे होंगे, क्या था, क्या बच्ची जो लड़की है वो सच में किसी मानसिक तनाव से गुजर रही थी, ये भी पुलिस को पता होगा। इस पर पुलिस ने कोई जवाब देना सही समझा ही नहीं और ना ही कोई भी शब्द इस बारे में बोला, क्योंकि फ़ोन को लेकर कई सारी चीज़ें कही जा रही। कहा गया कि उसका जो फ़ोन था वो दोपहर 3 बजे बंद होता है, फिर शाम को 6:26 के आसपास फिर से पिता को कॉल करती है, फिर स्विच ऑफ हो जाता है, फिर रात को एक बार वो फिर से 12 बजे बताया जा रहा है कि उसका फ़ोन फिर से खुलता है। तो जो ये फ़ोन खुलने, बंद होने, स्विच ऑफ होना और ओपन होने की जो ये पूरी कहानी है, इसके पीछे क्या रीज़न है, पुलिस ने इसका भी जवाब नहीं दिया। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल लोग तो उठा ही रहे हैं, परिवार जो है संतुष्ट है ही नहीं। भले उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन अब उम्मीद है सीबीआई से, सबको उम्मीद है कि सीबीआई इस केस को सॉल्व करेगी। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस ने जैसे भी इन्वेस्टिगेशन की, जो भी कहानी वो सामने लेकर आई, उसमें वो अपने जो सवाल थे उनके जवाब सही तरीके से नहीं दे पाई है और अब उम्मीद सबने लगा ली है सीबीआई से। देखिए, इस पूरे केस में अगर आप ध्यान दें कि जिस तरीके से पुलिस ने दावा किया कि पेस्टिसाइड जो था वो खरीदा गया, बाकायदा पुलिस ने नाम भी लिया उस चीज़ का, तो हम कोशिश करेंगे उस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुने तो उस जगह पर उस दवाई का या पेस्टिसाइड का नाम बाहर ना आए। खैर, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कहा कि देखिए, हमने देखा कि रजिस्टर में मार्क था, रजिस्टर में एंट्री की जाती है उस बच्ची की, फिर बच्ची जाती हुई नज़र भी आती है, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। अब सवाल ज्यों का त्यों कि ये कैसे साबित किया जाए कि
क्या उसे किसी ने पेस्टिसाइड पीते हुए देखा कि नहीं देखा, जिस पर जो डीजीपी साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई आई विटनेस नहीं था। तो आप साबित कैसे करेंगे? आप ये दिखा सकते हैं कि दुकान से लड़की ने खरीदा, आप ये दिखा सकते हैं फॉरेंसिक, बार बार वो कह रहे थे कि देखिए हमने तो एकदम अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की, हमने फॉरेंसिक, साइंटिफिक और जो भी तमाम जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए इस केस को सुलझाने की कोशिश की है। अब आप ये कैसे साबित करती है, अगर मान लीजिए अब ये मामला तो सीबीआई के हाथ में है, ये कैसे साबित होता कि वो जो बॉटल खरीदा गया उसी बॉटल को उस लड़की ने पिया? क्या उस बॉटल पर जो फिंगरप्रिंट्स थे, पुलिस को इतना टाइम लग रहा था उस फिंगरप्रिंट्स को निकालने में, क्या उसी के फिंगरप्रिंट्स थे? क्या यहाँ पर किसी और ने उस बॉटल को छुआ या नहीं छुआ, इसकी कोई जानकारी है कि नहीं है? जो पोस्टमार्टम हुआ, मौत की जो टाइमिंग है, नहीं पता है। अब सवाल जो हैं, ये हम ऐसा नहीं चाहते कि हरियाणा पुलिस को एकदम हर कोई उससे जूझे। हम चाहते हैं कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें जो तमाम लोगों के जो सवाल हैं वो एक के बाद एक हरियाणा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम किसी भी तरीके से जवाब दे दे। अगर मान लीजिए जो परिवार असंतुष्ट है, परिवार के साथ जिस तरीके से हरियाणा पुलिस के कुछ जो कांस्टेबल्स और जो पुलिस वालों ने गलतियां की और उन्हें बदसलूकी के साथ उनके साथ जो बातचीत की, वो कहीं से जायज़ नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि अगर जांच पड़ताल अगर आप कर रहे हैं तो इस तरीके से जांच पड़ताल कीजिए कि कोई आप पर उंगली ही ना उठा सके। अब यहां पर जो हरियाणा पुलिस ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अपनी गाथा सुनाई है, कोई भी संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाई है। लेकिन बार बार जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों को सस्पेंड किया गया, ट्रांसफर किया गया, तो मैं नाम लेके बताना चाहूंगा। भिवानी के जो पूरे एसपी थे, अब तो नए एसपी आ चुके हैं, मनवीर सिंह भिवानी के जो एसपी हैं, उन्हें और जो सस्पेंड कर दिया गया है। लोहारू पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अशोक और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मतलब एएसआई जो शकुंतला है, और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ईआरबी की जो टीम थे उसमें एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन एंड स्पेशल पुलिस ऑफिसर धर्मेंद्र। ये जो मैं पुलिस वालों के जो नाम मैंने लिए, इन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि इन्हीं के नज़र के नीचे, इन्हीं के नाक के नीचे, इन्हीं के रवैये की वजह से इस पूरे केस में इस तरीके के कुछ अनसुलझे जो सवाल हैं वो अब तक किसी को नहीं मिल पाए हैं। एक आप अगर पुलिस से मदद मांगते हैं तो जो गरीब इंसान होता है वो अपनी आंखों से खाकी वर्दी को किसी आशा की नज़र से देखता है। अगर वहाँ से बेदर्दी के साथ उन्हें लताड़ा जाए, डांटा जाए और कहा जाए कि हम तो अच्छी तरीके से जांच करेंगे लेकिन आप जाइए, घर जाइए, तो इस तरीके का रवैया खाकी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। खाकी वर्दी को संयम से रहना, और लोगों से मैं समझता हूं कि देखिए जो पुलिस वालों की ड्यूटी, अगर हम जितनी भी इस एसी कमरों में रह के बातचीत कर ले आपसे, आसान नहीं होती है। खाकी वर्दी की जो ड्यूटी दिन भर धूप में और यहां से यहां तमाम प्रेशर्स होते हैं, लेकिन एक पब्लिक डीलिंग एक चीज होती है। पब्लिक डीलिंग पुलिस वालों को आनी चाहिए कि अगर कोई आपसे बातचीत करने आ रहा है तो उनसे आप किस तरीके से बातचीत करेंगे। ये ट्रेनिंग शायद किसी किसी राज्यों में अब पुलिस वालों को दी जा रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि भारत के हर एक राज्य में पब्लिक डीलिंग कैसे की जाती है, क्योंकि पुलिस की सबसे ज्यादा लोगों से बातचीत होती है। अगर वहां पर वो संयम रखकर अच्छे से बातचीत करेंगे तो लोगों का भरोसा पुलिस वालों पर बना रहेगा। अगर इस तरीके का रवैया रहा तो आप जान सकते हैं कि किसका मन करेगा कि पुलिस थाने में जाकर उनसे मदद की भीख मांगे। और यहां पर सवाल एक के बाद एक इस तरीके से अनसुलझे रह जाते हैं कि पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके जो सुपर बॉस हैं वो भी ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। ये जरूर कहते हैं कि देखिए हमारी टीम ने अच्छा काम किया, हमने बिल्कुल साइंटिफिक तरीकों का अपनाया। साइंटिफिक तरीकों को अपनाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साक्ष्य जुटाने की जरूरत है, सबूत जुटाने की जरूरत है। अगर उस लड़की ने अगर पुलिस वालों का माने तो पेस्टिसाइड उसके पेट में मिला, तो क्या पुलिस ने जानने की कोशिश की क्या उस बॉटल में फिंगरप्रिंट्स थे? पुलिस अभी तक तो ये पता नहीं लगा पाई है कि जो बैच नंबर जो वहां पे कोई आसपास जो शीशी मिली है क्या वो वही शीशी है या जो दुकान से खरीदी गई है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। उस बॉटल के फिंगरप्रिंट को निकालकर लड़की के फिंगरप्रिंट से मैच कर लेते, तब पता लग जाता कि लड़की ने इसी बॉटल से शायद अगर पेस्टिसाइड पिया है तो इसी बॉटल से पिया होगा, उस बॉटल की छानबीन करते। अब यहां पर जो सारी जो चीजें हो रही हैं वो इस तरीके से उलझ जाती हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि जो पुलिस ने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम किया है। अब यहां पर ये जो पूरा मामला उठाकर पुलिस वालों से ये मामला छीन कर सीबीआई को दे दिया है। सीबीआई भी अब जैसा कि हमने कल भी आपको वीडियो में बताया कि जो भी अगर केस को डुबाना हो तो सीबीआई को आप मामला सौंप दीजिए। सीबीआई अक्सर जो उसका जो सक्सेस रेट है 10 में से हम 6 से 7 नंबर ही देंगे। और कोई भी बड़े मामले ले लीजिए, सीबीआई
ने उस मामले को और भी ज़्यादा उलझा दिया है या उसे अभी भी अनसॉल्व रखा है। ऐसे तमाम आप केसेस गिन लीजिए, ऐसे तमाम जितने भी बड़े केसेस हैं अब तक, आपको ऐसा लगेगा कि जो हाँ केसेस सीबीआई के पास गई वो सुलझी या नहीं सुलझी। इंटरनेट पे जाके सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं भी आपको ऐसे संतोषजनक कि एकदम एस्टीम्ड एक एजेंसी है जिसके पास जांच जाते ही महीने भर में या 15-20 दिन में ही सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। सीबीआई, मान लीजिए कोलकाता वाला जो आरजी कर मामला था, उसमें अब तक लोगों को संतुष्टि नहीं मिली है। सुशांत वाला मामला ले लीजिए, निठारी वाला मामला ले लीजिए, धर्मस्थला का जो सौजन्या केस था उस मामले को भी ले लीजिए, सारे बड़े बड़े मामले इस तरीके से उलझ जाते हैं कि कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आता है। लेकिन चलिए चलते चलते इस डिकोडिंग क्राइम में हम आपसे ये दरख्वास्त जरूर करेंगे कि सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे डिकोडिंग क्राइम जरूर देखिए क्राइम तक पर। लेकिन उससे पहले ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको पूरा सुनिए, आपको समझ में आएगा कि पुलिस वाले क्या क्या बातें बता रहे हैं। जैसा आप कहते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, माँ बाप का और परिवार का जो दुख है वो हम सब समझते हैं और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। परसों रात, जैसा कि आप जानते हैं, वो परिवार की तरफ से एक मांग प्राप्त हुई कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दे दिया जाए। तो परसों रात को ये पहली मर्तबा ये डिमांड आई, जिसको तुरंत सीएम साहब ने उसको माना और ट्वीट भी किया। और कल सुबह फिर एक और डिमांड प्राप्त हुई कि इसका जो एक तीसरा पोस्टमार्टम एम्स से कराया जाए। तो उसमें भी तुरंत हमने कोऑर्डिनेट करके एम्स से कल ही, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। और इस केस के बारे में आपको पता है कि जो पहला पोस्टमार्टम है वो भिवानी में बोर्ड के माध्यम से करवाया गया था और उसके बाद एहतियातन एक और पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक, जो हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है स्टेट में, तो वहाँ से सेकंड पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर्स ने कुछ सैंपल लिए और वो सैंपल्स से उन्होंने हिदायतें दी कि कुछ टेस्ट करवाए जाएं ताकि वो ओपिनियन अपनी दे सकें। वो सारे टेस्ट हमारी फॉरेंसिक साइंस लैब जो मधुबन में और रोहतक में हैं, राष्ट्रीय स्तर की लैब्स हैं, तो उनमें वो टेस्ट करवाए गए और सोमवार को कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हुई। उसके बाद पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर ने एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका एक बोर्ड बनाया और वो गठित करके वो सारी रिपोर्ट्स उनके सामने रखी गई और पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स के आधार पे उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे, और हम सब जानते हैं कि पीजीआई रोहतक में हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, बहुत काबिल डॉक्टर हैं और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे ही परसों रात डिमांड आई, उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, वो पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियां भी इसमें निकल करके सीबीआई की जांच में सामने आ जाएंगी। तो इस सारे प्रकरण में बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी जो इलाके के, भिवानी ज़िले के सामाजिक लोग और दूसरे लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें एक रोल अदा किया। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए, जब एक स्टेज आई जब वो मॉब था जो लीडरलेस हो गया, कोई नेता नहीं था, तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने अच्छा एक रोल प्ले किया, तो उन सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने, आपने देखा कि भ्रामक और एक तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार भी करके गैर जिम्मेदाराना एक माहौल बनाने का प्रयास किया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ शरारती तत्व, वो भी ऐसे लोग बीच में, ऐसे जब आंदोलन होते हैं आप जानते हैं कि वो आ जाते हैं।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ भी कुछ कार्रवाई की गई है। और मैंने कहा है अपने अधिकारियों को कि और ऐसे लोग जो भी हैं उनको चिन्हित करें और ये इस तरीके के लोग पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं सूचना बटोरने के लिए और एक अपने पॉपुलिज्म की वजह से। तो इनको चिन्हित करना ज़रूरी है और जो भी कानून के मुताबिक एक्शन ज़रूरी है इनके विरुद्ध लिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के लोग पूरे लोकतंत्र पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी और हम जो जैसा आपको पता है कि कुछ पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन हुआ, वो किसी इन्वेस्टिगेशन की किसी कमी की वजह से नहीं हुआ। वो एक परिवार की शुरू में ये बातें आई कि उनके साथ व्यवहार कुछ ठीक नहीं किया गया, तो उसके चलते विभागीय कार्रवाई जो हुई उसमें जो भी आगे उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से जो हमारी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का और जांच आगे बढ़ेगी और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर ये मामले इतने लंबा देखिए साहब, जब ये सारा का सारा आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी साइंटिफिक हुई अभी तक। ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो दो चीज़ों पर आधारित हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट हुए लैब्स में उनकी रिपोर्ट्स। तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन लैब्स के अंदर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके मुताबिक अपने टेस्ट करते हैं, उनमें समय लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है, आप देखिए वो अभी तक उसकी वो आ जाएगी एक रिपोर्ट, उसकी बहुत रेलिवेंस नहीं थी, पेरिफेरल थी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा जी 3 दिन लगेंगे। तो जैसा हम बीमार हो जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराते हैं तो कई बार ब्लड कल्चर और दूसरे टेस्ट होते हैं, आपको पता है, उनमें 36 घंटे 48 घंटे का समय वो बताते हैं आपको, इतना समय लगता है। तो जो फॉरेंसिक साइंस के टेस्ट हैं उसमें लैब्स के अंदर उनमें जो समय लगा, और जब जैसे ही ये हमारी विसरा की रिपोर्ट मंडे को मिली, सोमवार जो गया उसको मिली, मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको, वो उसी दिन बोर्ड बन गया और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दे दी, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराया गया। आप इस मौजूदा केस की बात कर रहे हैं या वो? हाँ, ये उसके रिपोर्ट में आया हुआ है, इंसेक्टिसाइड है मोनो करके, मोनो स्प्रे या हाँ, आप पढ़ के बता दें। अभी ये मुझे लगता है कि ये सारी डिटेल्स इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक कन्वेंशनली इस केस का मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि अगर स्ट्रगल के साइन नहीं है तो वो खुद कंजम्पशन की तरफ इशारा करती है। और ये एक जो डीएनए का टेस्ट होता है उसमें जो फिंगर नेल्स हैं इनके अंदर जो हमारे डीएनए लेकर के वो टेस्ट करके वो रिपोर्ट ये कहती है कि कोई स्ट्रगल नहीं हुई। वो बरामद की गई है अभी तक पुलिस द्वारा? ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी और इसको अभी तक जहाँ तक मुझे ध्यान है कुछ सीन ऑफ क्राइम पे कुछ वो मिली हैं डिब्बे वगैरह, पर एग्जैक्टली इससे कनेक्टेड कौन सा है ये हाँ, वो अभी तक मिली है पुलिस को? इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर अभी तक जो वहाँ पे मौके पे जितने भी बॉटल्स मिली हैं उन सभी का बैच नंबर जिस दुकान से खरीदी है उसके बैच नंबर के लिए कंपनी से मैच किया जा रहा है। और जब तक कंफर्म होगा, मतलब जैसे सर ने बताया आप लोगों को, सिंस केस हैज बीन प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू सीबीआई, तो अब ये आगे की जांच वहाँ से होगी। एक पक्ष इसको मर्डर कहता है, एक पक्ष दूसरा पक्ष जो सुसाइड मानता है, एक तीसरा पक्ष ऐसा मुझे कहता है कि ऑनर किलिंग की भी संभावना। क्या इस याद से ऐसा कि वो अब निष्कर्ष पे पहुंचना, मैं आप यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्टेज पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ें और सीबीआई का हम तुरंत केस बना के भेज रहे हैं और एक प्रक्रिया है वो जैसे ही पूरी हो जाएगी उसमें केंद्र सरकार को भी एक नोटिफिकेशन करनी होती है, 2 नोटिफिकेशन होती हैं, एक पहले राज्य सरकार करती है उसके बाद केंद्र सरकार करती है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हाँ जी अंतिम ये केस जो बिगड़ा था यहाँ से बिगड़ा था कि कुछ पुलिस कर्मचारियों का जवाब दिया। जब हरियाणा पुलिस का टॉप को बहुत सोबर है,
क्या वो नीचे वाले पुलिसकर्मियों को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि लोगों के साथ इस तरह का बिहेवियर करें, ये हालात इसमें ना हो? हाँ, इसमें क्योंकि वो जो बात आई, जब ये बात आई कि कोई व्यवहार ठीक नहीं था, तो उस पे तुरंत उसका संज्ञान लेकर के उनके विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई है वो आरंभ कर दी गई। और जहाँ तक इसमें जो 112 की बात आती है, 112 की हर कॉल रिकॉर्ड होती है। इसमें भी जो कॉल आई उनकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, तो मैं कहूँगा एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाद में आप सबको शेयर करेंगे। और मैंने पाया कि जो 112 में जो इनिशियल रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। उसको ये जो चंडीगढ़ का, तो उनकी काफ़ी ट्रेनिंग होती है। और यहाँ भी वही ट्रेनिंग हम अपने जितने भी ERV का स्टाफ है, जितने इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, इन पे जो लोग पोस्ट किए जाते हैं उनको भी वही ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर हाँ अब क्योंकि ये आरोप था और पीड़ित परिवार की तरफ से था, तो उस पर हमने पूरी उसको ध्यान देते हुए, तवज्जो देते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसमें जो भी उसका नतीजा निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो FIR जो करते हैं वो जो धारा है उसकी 346 IPC होती थी पहले, अब जो भी 127 या नए कानून में जो है 127(6), तो उसके तहत वो FIR कर दी गई थी पहले ही दिन। जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें कोई डिले नहीं है। अभी जो फाइंडिंग्स आई हैं इसमें, जो बोर्ड ने दिए हैं, होटल वालों ने दिए हैं, जुर्नी वालों ने दिए हैं, इसके बाद में पुलिस ने कुछ केस रजिस्टर किया है या ये CBI ही करेगी? नहीं, केस तो हमारा पहले देखिए FIR एक ही रजिस्टर होती है एक प्रकरण में, आप जानते हैं। और उसी में अगर कोई धारा बनती है, अगर ये आता कि ये हत्या का केस है तो उसमें हत्या की धारा जुड़ जाती। लेकिन इसमें जो ओपिनियन आई वो विपरीत आई। हाँ, तो उसमें इसमें आपने ऐड किया है? ऐड पहले अच्छा, पहले क्योंकि ये बयान आ गया था, उनके शक के आधार पे इन्होंने जो मर्डर की जो धारा है वो ऐड कर दी थी। तो उसमें अब क्योंकि निर्णय हो गया कि ये CBI को केस जाएगा, तो इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जो एम्स में पोस्टमार्टम कल हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, और वो भी सैंपल वो उन्होंने लिए हैं, उन सैंपल्स को भी हम सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, हम प्रयास करेंगे कि CFSL में भेजें। तो ऐसा कि वो उन डिटेल्स में अभी जाने का कोई बहुत अभी औचित्य नहीं है कि, लेकिन हाँ वहाँ पे ये ज़रूर है कि जैसा कि आप जानते हैं, बात पहले भी आ चुकी कि सुसाइड नोट वहीं पे मिला, और जो इंसेक्टिसाइड ख़रीदने की बात है इसकी वो भी इसमें आ चुकी है, और जो जिस दुकान से ये ख़रीदा गया उनके बयान भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर अब ये सारी चीज़ें अब फाइल पर आ चुकी हैं। इनको एज सच हम पुलिस फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे CBI को, और इसके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो CBI करेगी। बार बार एक सवाल उठाया गया सर कि जो वहाँ पर स्कूल था, जिस कॉलेज में जाने की बात कही गई थी, उस कॉलेज के बारे में कोई डिटेल्स या किसी तरह की कोई बात नहीं आई कि वहाँ पर कोई CCTV फुटेज मिली हो या इस तरह की कोई बात आई हो? क्या वास्तव में लड़की कॉलेज में गई थी? कोई इस तरह की पूछताछ में कोई बात सामने आई? सारा इंसिडेंट सर कैसे वक्त की फाइंडिंग में क्या है, तो थोड़ा भ्रम दूर हो जाएगा। बता देंगे ऐसे गई थी, यही हुआ, तो थोड़ा सा भ्रम दूर हो जाएगा। वो डिटेल्स फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो बेहतर बता पाएगी। लेकिन हाँ, इसमें जो ये बात आई थी कि जो पहले दिन जब वो 11 तारीख का इंसिडेंट है, और 11 तारीख को करीब 1:30 बजे के करीब जिस बस में बिटिया ये आती थी घर से रोज़, तो वो ड्राइवर को फ़ोन करके उसने बताया कि आज मैं इस बस में नहीं जाऊंगी। और उसके बाद करीब आधे घंटे के बाद वो एक वीडियो फुटेज है जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की दुकान पर उसकी प्रेजेंस बहुत दूर से है, लेकिन वो दिखाई दे रही है। और जो इंसेक्टिसाइड ख़रीदने का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दुकान में, वहाँ भी एंट्री की हुई है दुकानदार ने, और दुकानदार के फिर बयान भी आए। उन्होंने बताया कि हाँ एक बच्ची आई थी और उसने ये परचेज़ किया। और उसके बाद की कोई उस एरिया में कोई CCTV कैमरे नहीं है, तो उसके बाद की कोई आई विटनेस अकाउंट हमारे पास नहीं है। और उसके बाद फिर जो 13 तारीख को जब बॉडी मिली, और वहाँ पे जो सबसे पहले देखा उस खेत के एक मालिक हैं, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है अपने, उसने सबसे पहले देखा। और उसने देखा कुछ एक जैसा बताया गया मुझे कि कुत्तों का एक झुंड था जो कहीं इकट्ठे वो जैसे किसी
जानवर को खाते हैं, तो उसको शक हुआ, ये उनको दौड़ाने गया, तो वो उसके बाद फिर इसने किसी को बुलाया, कुत्ते एग्रेसिव थे, तो इन 2 लोगों ने मिलकर उसको उठाया, तो डेड बॉडी को इन्होंने देखा। तो सबसे पहले देखने वाले ये लोग थे, उनके भी बयान हैं, और उसके बाद से बॉडी को शिफ्ट किया गया, सीन ऑफ क्राइम की एग्जामिनेशन करा के और शिफ्ट करके जो पहला पोस्टमार्टम हुआ 13 को ही, उसकी जैसी रिपोर्ट आई, उसके बाद परिवार संतुष्ट नहीं था, तो इसको रोहतक, पीजीआई रोहतक के अंदर सेकंड पोस्टमार्टम का निर्णय तभी लिया गया और वहाँ पे भेज करके उस पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। और उसके बाद की घटनाक्रम आप सभी जानते ही हैं, तो जो मैं बता चुका हूँ। और अब क्योंकि ये मांग भी थी परिवार की, और हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए परिवार ही है, और एक जन भावना भी थी कि उसका ध्यान रखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया सीबीआई को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करने का, इसके मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी और उसमें जो भी सहयोग हमारी तरफ से होगा वो हम सीबीआई को देंगे।